गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव चौहान एनसीडिक्स की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वेबिनार है उसका जैसे ही शीर्षक आप दे सकते हैं, ये इंडेक्शन कॉमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर ये सेशन रहेगा और स्पेशली अपन बात करेंगे सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल जो कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स का इकोसिस्टम है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जो कमोडिटीज एक्सचेंजेस का जो एवोल्यूशन हुआ है उसके लिए हम देख सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के अंदर बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था और उसी श्रृंखला के अंदर नए 1910 से 1930 के बीच में इसके अंदर ऑल सीड्स और रॉ जूट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। एंड 1953 के अंदर इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था और 20वीं सेंचुरी तक आते आते काफ़ी बार गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर बैन लगा दिए गए थे और बीच बीच में ट्रेडिंग रिज्यूम कर दी गई थी। और सन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
फाइनली नेशनल लेवल के 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस को मतलब परमिट किया था ट्रेड करने के लिए, जिन्होंने दिसंबर 2003 के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें सेंसेक्स, एमसीएक्स और एनएमसी के नाम से एक्सचेंजेस थे। और अगर आज की डेट में अगर अपन बात करें तो सेबी इसका रेगुलेटर है, जिसने एफएमसी से टेक ओवर लिया था 2015 के अंदर। तो 2015 ऑनवर्ड सितंबर से सेबी इस मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, कमोडिटी एक्सचेंजेस को, जो कि पहले सिर्फ इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करता था। अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस की इंडिया के अंदर, तो देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं ये, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो उसको देखता है। और उसके अंडर में जैसे कि सेबी है, सेबी के अंडर में आज की डेट में देखें तो 5 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी है। और अगर अपन बात करें टोटल कमोडिटीज की, तो 91 कमोडिटीज की परमिशन मिली हुई है ट्रेडिंग के लिए एज ऑन डेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स इस बाजार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलेटरी साइड से कौन कौन से लिए गए। जैसे कि सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने एज रेगुलेटर टेक ओवर किया था। और जून 2017 के अंदर सेबी ने ऑप्शंस की परमिशन दी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। और उसी साल सेबी ने एएफ कैटेगरी के जो हेज फंड्स रहते हैं उनको भी परमिट किया। और सितंबर 2017 के अंदर सेबी ने ये जो इक्विटी और कमोडिटीज की जो फर्म्स थी उनके इंटीग्रेशन को परमिट किया। और बैंक सब्सिडीज को अलाउ किया कि वो भी कमोडिटी डेरिवेटिव के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सितंबर 2018 में देखें तो एफपीआई को परमिट किया कि वो भी अपना जो एक्सपोजर है कमोडिटीज का इंडियन मार्केट के अंदर उसको हेज कर सकते हैं। और मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और पीएमएस को अलाउ किया कि वो भी इस मार्केट में एज ए पार्टिसिपेंट ट्रेड कर सकते हैं। और जून 2019 के अंदर कमोडिटी इंडेक्सेस को परमिशन मिली ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, जिसमें एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे हमने एगडेक्स के नाम से कंपोजिट इंडेक्स लॉन्च किया था। और उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग जल्द ही सेक्टोरल इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर गोरेक्स को हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे। अब अगर अपन देखें जो लिस्टेड कमोडिटीज है बकेट वाइज एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो देख सकते हैं उसको हमने ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसके अंदर सेरेनल पल्सेस है। सेरेनल पल्सेस के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग एंड पैडी आता है। और स्पाइसेस की अगर अपन बात करें तो उसमें जीरा, कोरिएंडर, टर्मरिक है। एंड फाइबर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कॉटन सीड ऑयल केक एंड शंकर कपास एंड 29 कॉटन है। ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ग्वार सीड एंड ग्वारगम है। एंड ऑयल एंड ऑयल सीड्स के अंदर अगर अपन देखें तो सोयाबीन, रिफाइंड सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल और सेसम सीड के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। यहाँ एक अपन देख सकते हैं कि छोटा सा कंपैरिजन दिखाया गया कमोडिटी वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बीच में। तो देख सकते हैं कि कमोडिटीज के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्चुअल डिलीवरीज पे ही जाके सेटल होते हैं। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो वो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जनरली। और कमोडिटीज के अंदर देखें तो यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहा है वो क्वांटिटी और क्वालिटी का एक डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है, जबकि वैसा डिफरेंस अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें इक्विटी में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो उसकी होल्डिंग की कॉस्ट इंक्लूड रहती है। अगर डिलीवरी ट्रेड करें तो उसमें असेंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो और उसी से में अगर अपन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में देखें तो होल्डिंग कॉस्ट के नाम पे सिर्फ एक जो भी कैपिटल अपन ने इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट रहता है जनरली। अगर अपन बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब इसको इम्पैक्ट डालते हैं, तो कमोडिटीज के अंदर जो फिजिकल मार्केट और जो सीजन होता है नेचर कमोडिटीज का वो इम्पैक्ट डालते हैं। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर कैश मार्केट थ्रू आउट द ईयर एक जैसा चलता है। और बेसिकली जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के कमोडिटी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर मूव करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं इनके ऊपर। और वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में देखते हैं तो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशन रहती है जो कंट्रीज की, वो इम्पैक्ट डालती है इनके प्राइसेस के ऊपर। और वही पार्ट अगर अपन कमोडिटीज पे देखें तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन का इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन रहते हैं इन द सेंस ऑफ जैसे स्टॉक लिमिट वगैरह, तो वो प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में देखें तो इंडिविजुअल कंपनीज की जो परफॉर्मेंस रहती है वो इम्पैक्ट डालती है। टैक्सेशन जो रहता है गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चर, वो इम्पैक्ट डालते हैं इनके प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ मेरा एक आप लोगों के लिए सवाल रहेगा कि हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है चेक बॉक्स के माध्यम से।
तो इसका आंसर है सेबी। अब हम अपन देखेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड कौन कौन से कमोडिटी डेरिवेटिव्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो आज की डेट में फ्यूचर्स और ऑप्शन गुड्स और इंडेक्सेस, ये तीनों अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो अगर अपन बात करें कि व्हाट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर contract. So an exchange traded commodity derivatives contract is contract offered on a regulated platform executed between two parties where both parties agree to buy and sell a particular commodity on a spot specific quantity at a predetermined price at a future date. और कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या डिजाइन करते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो देख सकते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है, एक मार्जिन अमाउंट दिया जाता है, एम टू एम बेसिस के ऊपर उसका डेली सेटलमेंट होता है। जो भी ट्रेड जब तक सेटलमेंट में नहीं जाता है वो ओपन इंटरेस्ट के रूप में खड़ा रहता है। हर कमोडिटी का एक बेसिस सेंटर रहता है और डेली यूज ट्रेड रहता है, और एक सर्टेन एक्सपायरी के ऊपर जाके वो एक्सपायर होता है। यहाँ पे एक और सवाल आएगा आप लोगों के लिए, वेदर से भी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल्सो। तो ये चार ऑप्शन आपके पास में, तो बता सकते हैं कि सेबी क्या स्पॉट मार्केट को भी रेगुलेट करता है इंडिया में। Right, no। अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर, और इसमें भी स्पेसिफिकली सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर, जो जल्दी ही एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सेक्टोरल इंडेक्सेस के बारे में अपन देखें, तो जो सेक्टोरल इंडेक्सेस हम लोग लेके आ रहे हैं वो प्राइस बेस्ड रहेंगे, इंडिकेट करेंगे एम्टायर जो भी सेक्टर रहेगा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जल्दी एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे दो सेक्टोरल इंडेक्सेस लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर एनसीडीएक्स में ग्वार का रहेगा जो इंडेक्स, उसको ग्वारेक्स के नाम से करेंगे, और उसका जो कंपोजिशन है वो ग्वार से तो ग्वारगम को मिला के किया गया है। इसी तरह सोया का जो इंडेक्स आएगा उसके अंदर सोयाबीन और रिफाइंड सोया को इंक्लूड किया गया, और वो सोया इंडेक्स के नाम से लॉन्च करेंगे। अगर अपन इंडेक्सेस के फ्रेमवर्क की बात करें, तो सबसे पहले अगर अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट लिया गया है वो प्रोडक्शन और उसकी जो लिक्विडिटी है, उन दोनों के बेसिस के ऊपर उसको इंक्लूड किया गया है। मतलब फिजिकल में उसका कितना प्रोडक्शन रहा है, और लिक्विडिटी मतलब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर अपन देखें तो लास्ट 12 मंथ के अंदर उसकी जो भी ट्रेडिंग वैल्यू रही है, उन दोनों को इंक्लूड करके इसको डिजाइन किया गया है। वैल्यू वेटेज की अगर अपन बात करें, तो वेटेज जो असाइन किए गए हैं वो मतलब नेशनल लेवल पे जो भी प्रोडक्शन रहता है कमोडिटीज का उसका, और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड हुआ है, इन दोनों को मिला के उसके वेटेज डिफाइन किए गए हैं। उसके बारे में अपन आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिटेल में जानकारी लेंगे। हर साल इसका एक रीबैलेंसिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ उसके प्रोडक्शन के ऊपर, और जो ट्रेडिंग के नंबर्स रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के उसके बेसिस के ऊपर। तो वो आपको इन एडवांस बता दिए जाएंगे एनालिसिस के ऊपर। और जो भी मतलब सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर चूज की गई कमोडिटीज उनकी कैप एंड फ्लोरिंग की गई है। और देख सकते हैं कि अपन 70% के आसपास एक इंडिविजुअल का उसके अंदर हायर साइड के अंदर पार्टिसिपेट हो सकता है, और फ्लोर की अगर अपन बात करें पर्टिकुलर तो 30% के आसपास उसका फ्लोर कैप डिजाइन की गई है। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है उसका। और इंडेक्स की अगर अपन कंपटीशन की बात करें उसकी वीजी वैल्यू, तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया कि कमोडिटी का सिलेक्शन किया गया, फिर उसके वेटेज कैलकुलेट किए गए, फिर इंडेक्स वैल्यू निकाली गई उसके बेसिस पे। कमोडिटी का जो सिलेक्शन किया गया है मतलब सेक्टर एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि एक सिंगल कमोडिटी नहीं हो सकती उसके अंदर, ठीक है। और जो भी कमोडिटी इसके ऊपर एलिजिबल रहेगी मतलब उस कंपोनेंट के अंदर, हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीने के अंदर, ठीक है, उसका एटलीस्ट 90% ट्रेडिंग डेज के अंदर उसकी ट्रेडिंग रही हो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर अपन बात करें उसके अंदर लास्ट 1 ईयर का ट्रेडिंग डेटा अपन लिया गया है। प्रोडक्शन वेट की जो कैलकुलेशंस है उसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं किस बेसिस पे किया गया। अगर उसका प्रोडक्शन का वेट निकालना है तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उसको डिवाइड कर दिया गया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इंडेक्स। जैसे कि ग्वार सीड और ग्वार गम का मिला के ग्वार एक्स लॉन्च किया है, तो उन दोनों का टोटल प्रोडक्शन को से डिवाइड करके इसका वेटेज डिफाइन किया गया है। अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी का पिछले जो 5 साल का रहा है उससे इसको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकाला गया है।
लिक्विडिटी वेटेज की अगर कैलकुलेशन की बात करें इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ट्रेड वैल्यू पर्टिकुलर उस एक सिंगल कमोडिटी की और टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन इंडेक्स, मतलब उस सेगमेंट की सेक्टर की जितनी भी कमोडिटीज हमें इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको टोटल को डिवाइड कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी से। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ मतलब तो उसमें दी गई है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 12 महीने के अंदर जो भी ट्रेड हुआ है। अब जो कमोडिटी इंडेक्स का परसेंटेज कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर अपन देखें तो हम देख सकते हैं कि कमोडिटी की जो लिक्विडिटी है प्रोडक्शन को दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। और जो कैप एंड फ्लोरिंग दी गई है वो वापस से रिपीट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% और 30% का रहा है। अगर अपन वेटेज देखें जो इस साल के लिए 21-22 के लिए लिया गया है, तो जैसा कि देख सकते हैं गौर सीट का 63 है, अभी इसमें अपडेट करना है। एंड गौरगम का 38 है। इसी तरह सोया रिफाइंड का देखें तो 31% है अपना सोया रिफाइंड का एंड 69 है सोयाबीन का। एक सवाल हो रहेगा मेरा यहाँ आप लोगों के लिए, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। तो ये चार ऑप्शन है, आप इनमें से जो भी इसका करेक्ट आंसर है बता सकते हैं। राइट, इसका आंसर डी है। यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं इसका जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर है कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले की जो सेबी की गाइडलाइन थी, जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए थी। तो अकॉर्डिंगली अगर अपन इसका जो वैल्यू निकालते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन और सोया रिफाइंड का एक्सपोजर लिया गया है इसमें। तो सोयाबीन का जो वेटेज है 70% के आसपास है और सोया ऑयल का इसमें ले गया 30%। तो वैल्यू अगर निकाल के देखते हैं, अगर अपन इस बेसिस पे करें, तो सोयाबीन की अराउंड बनती है 3,50,000 एंड सोया रिफाइंड की अराउंड है 1,50,000 है। तो दोनों का टोटल करके ये 5 लाख के अराउंड बन रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जैसे वैल्यू निकाली है, सपोज करो कमोडिटीज की क्या अभी प्राइस चल रही है उसके बेसिस के ऊपर। तो जैसे कि अपन ने एक्सपोजर लिया था 3,50,000 का, अगर उसको पैसे कमोडिटी प्राइस अगर निकालते हैं तो अराउंड 4,000 के आसपास अगर इसकी प्राइस है, और इसको अगर क्वांटिटी में निकालते हैं तो अराउंड बनती है 8.75 MT। इसी तरह सोया रिफाइंड की अगर अपन देखते हैं 1,58,000 की जो अपने वैल्यू निकाली थी उसके बेसिस के ऊपर अगर प्राइस 1,000 मानते हैं तो अराउंड 1.50 का FT है इसका। इसको हम नियरेस्ट अगर राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सोयाबीन अराउंड 9 MT का बनता है और सोया रिफाइंड 2 MT का। तो ये इसकी नियरेस्ट लॉट वैल्यू रहेगी अंडरलाइन के अंदर। ये देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो कंपोजिशन का एग्जांपल है, तो एट ए टाइम अपने पास में 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। और सब्सिक्वेंटली अपन देख सकते हैं कि जैसे जुलाई का अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट अगर रहता तो उसके ऊपर फ्यूचर जो रहता वो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट रहता। इसी तरह अगर सितंबर अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इंडेक्स का, उसके ऊपर जो फ्यूचर रहेगा वो सितंबर ऑनवर्स का रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि एट ए टाइम अपने पास में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। ये एक चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर जो सोया के फार मिड और नियर मंथ का जो मूवमेंट रहेगा वो किस बेसिस के ऊपर कितना मूव करेगा, एक दूसरे से कितना कोरिलेट करेगा। ये एक मतलब बैक टेस्टिंग बेसिस के ऊपर डेटा मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2020 तक अगर अपन देखें तो सोया इंडेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 के अंदर ये अराउंड 4,500 के आसपास था, और मार्च 2021 में देखें तो इसने अराउंड 7,200 के आसपास का हाई लगा है। तो ये एक पास डेटा बेसिस के ऊपर इसका एक एनालिसिस आपको दिखाया गया है। इसी तरह ग्वार का इंडेक्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम लोग कि जैसे अप्रैल 2020 के अंदर ये अराउंड 4,200 के आसपास था, और अगर अपन देख सकते हैं कि नवंबर 2020 के अंदर इसने 5,400 क्रॉस किया था, और मार्च 2021 के अंदर ये वापस से 1,400 के आसपास आ गया था। तो काफ़ी वोलेटाइल मतलब रहेगा इंडेक्स। हम लोग अपन बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के। तो सबसे पहले तो जो कॉस्टिंग वाइज देख सकते हैं कि काफ़ी कम कॉस्टिंग रहेगी। कॉस्टिंग इन द सेंस जो इसका मार्जिन रहेगा वो इन कंपेयर टू जो फ्यूचर के अंदर बाकी कमोडिटियों से कम रहने वाला है।
ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर हम देख सकते हैं कि इसका जो मार्जिन है वो कम रहेगा, तो कॉस्टिंग कम आनी है। दूसरा कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो कमोडिटीज एनसीडीएक्स की प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती है वो जनरली कंपलसरी डिलीवरी बेस है, तो उनमें डिलीवरी रहती है। जबकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो ये कैसे रहेगा, मार्जिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10% के आसपास रहेगा लोअर साइड के अंदर, वो रहेगा। बाकी इसका जो अदर एसेट क्लास से अगर अपन कंपेयर करें तो काफ़ी कम को रिलेशन है इसका। और पर्टिकुलर एक सेक्टर का अपन देखें तो एक अपने को डायरेक्शन इंडिकेशन मिल जाता है। रीड करने के लिए देखें तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसके अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है विद अंडरलाइन। और जैसे कि अपने पास में एट ए टाइम 3 मंथ्स के फ्यूचर अवेलेबल रहेंगे इंडेक्स के अंदर भी, तो अपना आर्बिट्राज भी देख सकते हैं स्ट्रेटेजी अगर डेवलप करना चाहें। और कैलेंडर स्प्रेड भी अपन इजीली कर सकते हैं इंडेक्स के बीच में। तो एक और सवाल रहेगा आप लोगों में, व्हाट इज आर्बिट्राज। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप चेक बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। राइट, इसका सी रहेगा आंसर, साइमल्टेनियसली एंट्री टू सेल और परचेज ट्रांजिशन टू और मोर मार्केट्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे सोएडेक्स अकाउंट की स्पेसिफिकेशन जो डिजाइन किया गया है, तो जो टिकर सिंबल अपन देख सकते हैं जो लॉन्च होगा तो उसकी जो स्क्रिप्ट आएगी उसका सिंबल रहेगा सोएडेक्स नियर, जो नियर मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, सोएडेक्स मिड जो नेक्स्ट मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सोएडेक्स फार मंथ को जो थर्ड मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। टिक साइज देख सकते हैं 1 रुपये की है और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग 100 यूनिट की रहेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस 1 रुपी मूवमेंट पे 100 रुपीज़ का रहेगा। सोएडेक्स का जो ट्रेडिंग टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9 PM रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे कि सोयाबीन और सोया रिफाइंड को लिया गया है, तो सोयाबीन शाम को 5 बजे तक ट्रेड रहेगा और सोया रिफाइंड रात को 9 बजे तक होता है, तो इसका भी टाइमिंग रात को 9 बजे तक रखा गया है। एक्सपायरी डेट है वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहेगा। और अगर फिर हम बात करें एफएसपी की, तो एफएसपी वाले दिन शाम को 4 से 5 के बीच में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट उसकी वैल्यू वेटेज एवरेज प्राइस के बेसिस के ऊपर इसका सेटलमेंट किया जाएगा। मार्जिन हम देख सकते हैं इसका जो इनिशियल मिनिमम मार्जिन रहेगा वो 10% रहेगा। एनवी के अंदर अगर अपन ग्वारेक्स की अगर बात करें तो उसका भी टिपिकल सिग्नल अपन देख सकते हैं, ग्वारेक्स नियर, ग्वारेक्स मिड एंड ग्वारेक्स फार के नाम से रहेगा। टिक साइज इसकी भी 1 रुपये है और ट्रेडिंग यूनिट इसका भी 100 यूनिट में रहेगा। हाँ, इसका जो ट्रेडिंग टाइम है वो थोड़ा चेंज रहेगा इन कम्पेयर टू सोएडेक्स से। इसका मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 5 PM तक इसके अंदर ट्रेड रहेगा। और इसका भी एक्सपायरी जो डेट है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहेगी। और इसकी भी एफएसपी का कैलकुलेशन सेम जैसा सोएडेक्स का था, इवनिंग में 30 जो भी लास्ट वर्किंग डे रहेगा उस दिन 4 से 5 के बीच की वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस के बेसिस के ऊपर हम लोग इसका एफएसपी निकालेंगे। और मिनिमम इनिशियल मार्जिन इसके अंदर भी 10% रहेगा। यहाँ हम देख सकते हैं एक छोटा सा कंपेरिजन किया गया है सेक्टर इंडेक्स का विद अदर इंडेक्सेस। तो हम देख सकते हैं कि बाकी जैसे कि अगर एडेक्स के साथ या जैसे वार्क इंडेक्स को सोएडेक्स के साथ या सोएडेक्स को निफ्टी या एमसेक्स बुल्स के साथ में कंपेयर करें तो मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक अपने पास में एक अच्छा एसेट है कि अगर अपन दूसरे इंडेक्सेस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ में अगर इसमें करें तो अपना को एक बिल्कुल सेपरेट एसेट मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। एक और सवाल रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच स्टॉक एक्सचेंज इज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास में, कोई भी जवाब देना चाहे बता सकता है। राइट, इसका जवाब इंश्योरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर गाइडलाइंस की, कि जो भी पार्टिसिपेंट इस बाजार में ट्रेड करते हैं तो उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी इन्वेस्टर इस बाजार में ट्रेड करता है उसको सभी और एक्सचेंज के जो भी सर्कुलर्स हैं वो टाइम टू टाइम रीड आउट करने चाहिए, और जो भी ट्रेड करे एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू करें। और अपनी जो केवाईसी प्रॉपर फिल करके अपने यूसीसी कोड में ट्रेड माने, और अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशन है उनकी जानकारी रखें। और जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्क्लोजर जो भी रहता है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं।
और जो भी ट्रेड करें तो अपने ब्रोकर को कोशिश कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होता है वो हर सेटलमेंट के बाद में प्रोवाइड करें। और उस बिल के अंदर अपने ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट पे हुआ, किस क्वांटिटी में हुआ, वो सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और ट्रेड के अगर अपने को वेरिफिकेशन चेक करना है कि वो ट्रेड एक्चुअल में एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ है या नहीं, तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक टैब अवेलेबल रहता है ट्रेड वेरिफिकेशन का। वहाँ पे अपना ऑर्डर का नंबर डाल के अपन चेक कर सकते हैं कि वो ट्रेड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ है या नहीं। इसके अलावा जो भी अपने रिक्वायर्ड मार्जिन और एम्प्टी रहते हैं वो अपने को टाइमली पे करने चाहिए, अदरवाइज। और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क रहती है और डब्बा ट्रेड जो भी मार्केट में होता है उससे अपने को बचना चाहिए। और ट्रेड से रिलेटेड जो भी अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह रहती हैं डिपॉजिटरी के पास में, वो हम कभी भी अपने ब्रोकर को बोल के ले सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज हो तो हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसकी रिपोर्टिंग करके करेक्ट करा सकते हैं। जो भी चेक या डीडी अगर अपन इशू करते हैं तो एक्सचेंज या सेबी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड ब्रोकर का जो नाम रहता है प्रॉपर उस नाम से अपने को इशू करना चाहिए। और पीरियोडिकल स्टेटमेंट की अपन लोग डिमांड कर सकते हैं अपने ब्रोकर से, जिसके अंदर अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं या होल्डिंग्स हैं उसकी जानकारी अपने को मिल सकती है। अब अपन देख लेते हैं कि किन चीज़ों को अपने को ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए। तो किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट अवेलेबल रहती है, जहाँ से हम देख के जिस ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन अपने को ब्रोकर के साथ नहीं करना चाहिए। और बाजार में जो भी मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह या हॉट टिप्स के नाम पे या कोई भी शॉर्ट रिटर्न्स के नाम पे प्रॉमिस किए जाते हैं, उन सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी बातों में नहीं आकर के खुद के सेल्फ रिसर्च के बेसिस के ऊपर अपने को ट्रेड करना चाहिए। और जो भी ट्रेड करें उससे रिलेटेड रिस्क डिस्क्लोजर जो क्लॉज रहते हैं वो अपने को रीड आउट करनी चाहिए। किसी भी तरीके का अनसाइन या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बाजार में किसी भी तरह की कोई भी रिमोर हो उसका अपने को पार्ट नहीं बनना है। और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रिस्क है या अपनी पोजीशन वगैरह को अपने को इतनी एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए जो अपनी कैपेसिटी से बाहर चले जाए। ठीक है। एंड मार्केट में जो भी एनालिस्ट या एडवाइजर या एक्सपर्ट्स जो भी एश्योर्ड रिटर्न की प्रॉमिस करते हैं तो उनके ऊपर भी अपने को फुल्ली रिलाई नहीं करना चाहिए। और जो भी अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको ट्रैक करते हुए अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सी प्रेडिक्शन बेसिस पर जो रिपोर्ट आती है उनको भी अपने को ब्लाइंडली फेथ करके उसके ऊपर मतलब ट्रस्ट ना करें और अपने अकॉर्डिंगली रिसर्च करके ही ट्रेड करें। तो ये एक ओवरऑल इन्वेस्टर गाइडलाइंस के ऊपर था। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल आज के सेशन के अंदर हमने इस कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम को कवर किया, सेक्टरल इंडेक्सेस के ऊपर बात की और इन्वेस्टर्स की जो गाइडलाइंस रहती है डूज और नॉट डूज को प्रेजेंट करेंगे। अब अगर किसी का कोई भी क्वेरी हो तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी ने से पूछा है कि इंडेक्सेस लाइव है। ये जैसे कि फर्स्ट हमारा जो सेक्टोरल इंडेक्सेस है वो हम लोग मंडे ऑनवर्ड से लॉन्च कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर कंपोजिट इंडेक्स की बात करूँ जो एग्रेस के नाम से हमने लॉन्च किया था, वो आज की डेट में ऑलरेडी ट्रेडेबल है। उसमें आप काम कर सकते हैं। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई भी अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। अदरवाइज आज का सेशन से हम क्लोज करते हैं यहीं पे। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो अपने टाइम निकाल के सेशन को अटेंड किया। थैंक यू।